नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य में राजनीतिक हलचल और भी तेज होती जा रही है। चुनाव से पहले एक बार फिर जिन्ना का राग छेड़ा गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और उन पर जिन्ना समर्थक होने का आरोप मढ़ दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश पर जिन्ना के नाम से निशाना साधा गया हो। सवाल है कि यूपी चुनाव में हर बार जिन्ना वाला राग क्यों छेड़ा जाता है? कब तक जिन्ना और पाकिस्तान के नाम पर चुनावी माहौल बनाया जाता रहेगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी समर में बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ा है। एक बार फिर चुनाव से पहले जिन्ना का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया। नेताओं की बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब अखिलेश पर जिन्ना के नाम पर निशाना साधा गया हो। इसके पहले भी सीएम योगी से लेकर तमाम बीजेपी नेता जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे हैं। दरअसल एक चुनाव प्रचार के दौरान सपा अध्यक्ष ने जिन्ना को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद से विधानसभा चुनाव में जिन्ना की एंट्री हुई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। देखिए, योगी जी नफरत की राजनीति करते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं। 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी बताने के लिए उनके पास काम नहीं है। आज छात्रों पे लाठीचार्ज हो रही है, शिक्षकों पे लाठीचार्ज हो रही है, पिछड़ों का आरक्षण खाया जा रहा है, किसानों पे गाड़ी चढ़ाई जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन योगी जी मस्त हैं, वो हिंदू मुसलमान बंटवारे की ही बात करें। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी चुनाव से पहले जिन्ना का जिक्र किया। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव तक हिंदू मुस्लिम जिन्ना का वोट उत्तर प्रदेश में रहेगा, जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना चाहिए। वो 2.5 महीने के पैरोल पे उत्तर प्रदेश में सरकारी मेहमान हैं। वो 2.5 महीने यहाँ पे रहेंगे। हिंदू मुस्लिम जिन्ना 2.5 महीने वो सरकारी मेहमान है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पे रहेंगे। 15 मार्च तक यहाँ पे रहेंगे। जब चुनाव हो जाएगा 5-7 दिन यहाँ पर रुकेंगे, अपनी मिलाई विलाई लेकर फिर यहाँ से जाएंगे। वो इनका मुद्दा रहेगा, वो इनके एजेंडे में है। और उसको सरकार बदल रही है, उसके बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होगा। अब जनता बहुत समझदार है, स्टार्ट नहीं हो मुद्दा होगा। यूपी चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और बीजेपी को वो मुद्दा मिल गया जिसकी बदौलत वो किसी भी चुनाव का रुख अपनी ओर मोड़ने की महारत रखती है। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान ने बीजेपी को वो मौका दिया। अब देखना ये होगा कि अखिलेश का वो बयान उनके गले की फांस बनता है या नहीं, और बीजेपी जिन्ना के सहारे चुनावी समर में कितनी मजबूत हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव चुनावी दौरे पर मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो गठबंधन में उनके साथी हैं। अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी पर भी प्रहार किया। अखिलेश ने जयंत और खुद की जोड़ी को किसानों की जोड़ी बताया। अखिलेश ने पश्चिमी यूपी में थे, इसलिए किसानों के मामले पर भी उन्होंने निशाना साधा मौजूदा बीजेपी सरकार पर, और गन्ना किसानों को भी उन्होंने साधने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर में 2 लड़के हुंकार भर रहे हैं। ये दोनों किसानों के बेटे हैं। बीजेपी पर अखिलेश जयंत प्रहार कर रहे हैं। किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। वादों का पिटारा दिया, मंच से लोक लुभावन बातें कही गई।
मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ। मुजफ्फरनगर पहुंचने से पहले अखिलेश यादव ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया। हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्य संकल्प लेकर के चलता हूँ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर हेलीकॉप्टर को रोके जाने की जानकारी साझा की। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को रोक लिया गया और मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान नहीं भरने दिया जा रहा है। अखिलेश ने बीजेपी के इस कदम को हार की हताशा बताया। हालांकि ट्वीट करने के कुछ देर बाद अखिलेश यादव को उड़ान भरने की इजाजत मिल गई और अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे तो किसानों को लेकर अपना रोड मैप बताया। जयंत चौधरी के साथ खुद को किसान का बेटा बताते हुए अखिलेश यादव ने वादा किया कि गठबंधन की सरकार चौधरी अजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाएगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने जेब से निकालकर एक लाल पोटली दिखाई और कहा कि इसमें अन्न है और इसलिए इसे जेब में लेकर घूम रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जनता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। किसान राजनीति के गढ़ पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव ने किसानों को केंद्र में रखा और गन्ना किसानों पर फोकस किया। अखिलेश ने 15 दिनों में गन्ना का पेमेंट देने का वादा भी किया है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। हम और आप जिस उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, बहुत लोग संशय भी लगा रहे थे संगम होगा कि नहीं, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया है। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। कुल मिलाकर सभी पार्टियां पश्चिमी यूपी में अपना पूरा जोर लगा रही हैं और सियासी समीकरण को अपने पाले में करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिमी यूपी पिछले कुछ समय से नेताओं की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, जिसकी एक प्रमुख वजह है कि पहले फेज का मतदान यहीं होना है। नेताओं को उम्मीद है कि यहां से एक बड़ा संदेश जाएगा, जो आने वाले अन्य चरणों के मतदान में भी इसका असर दिखेगा। यही वजह है कि तमाम दलों के नेता यहां डेरा डाले हुए हैं और सियासी समीकरण को अपने पाले में करने की कोशिश के साथ एक बड़ा संदेश देने का प्रयास भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
इधर मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव दहाड़ रहे थे तो लखनऊ में राकेश टिकैत ने किसानों को लेकर सरकार पर प्रहार किया। चुनाव में ईवीएम को लेकर भी खूब हो हंगामा होता रहा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले किसान नेता राकेश टिकैत चुनावी पारदर्शिता पर भी सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए सभी पार्टियां गुणा गणित फिट करने में लगी हैं। सियासी पार्टियां जहां डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, कोई सरकार पर हमलावर है तो कोई अपनी सरकार की सफलताएं गिना रहा है। लेकिन इन सब के बीच किसान आंदोलन के केंद्र रहे राकेश टिकैत केंद्र से लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। हर बार चुनावों में ईवीएम का मुद्दा उठता है, लेकिन इस बार वोटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दे दिया। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि यूपी में काउंटिंग में अधिकारी कर सकते हैं गड़बड़ झाला। तो किसान समाज से हैं, तो अपने किसान समाज से क्या कहना चाहेंगे? इस चुनाव में कोई तो निर्णय लेना पड़ेगा। 13 महीने आंदोलन करके भी फिर अगर उनको बताना पड़ा कि क्या करना है, वो तो बता रखा हमने क्या करना। आपके भाई हैं नरेश टिकैत, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक बयान जारी करके कहा कि सपा आरएलडी गठबंधन को किसान वो वोट करे, फिर बाद में उन्होंने पलट दिया। तो कहीं ना कहीं सपा आरएलडी को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर है किसानों का वहां पर, या आपका? पता भाई, तो अपने क्वेश्चन है, लोग वोट देता हुआ क्या किसी को बतावे किसे दे रहा, तो घर के ही नहीं बताते किसको वोट देनी। अभी एक बात आप और कह रहे थे कि जो कर्मचारी हैं उनके 15,000 वोट बीजेपी प्रत्याशी को पहले से मिले हुए हैं और उसके बाद उनकी गिनती बढ़ेगी, ये क्या मसला है? वो कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि जो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाले हैं वो कोरे फार्म भरवा रहे हैं उनसे, तो उसकी वोट कहाँ जाएगी? शक है उनको। क्या शक है? उसकी सरकार को वोट न चली जाएगी। तो इस पर क्या आप हम कुछ नहीं, हम नहीं। आप भी समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो अगर कोई गड़बड़ी हो रही इलेक्शन में तो आप क्यों करें गड़बड़ी का? वही जिसको इलेक्शन लड़ना वो करेगा। राकेश टिकैत लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। किसान कानूनों को रद्द करके पीएम मोदी ने किसानों से माफी भी मांगी, जिसके बाद किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन लखीमपुर हिंसा और एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर राकेश टिकैत लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर प्रहार किया। कर लेंगे आंदोलन के तरीके, जगह, स्थान, टाइम, एक समझौते के आधार पे, बातचीत के आधार पे एक समझौता भारत सरकार से हुआ जी। आंदोलन की ट्रेनिंग होगी, आंदोलन नहीं था, ट्रेनिंग हुई पूरे देश के किसानों की। आज आप रिजल्ट देख रहे होंगे कि सरकार के लोग से किसान बातचीत करता है तो अपनी बात कहता है। ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उस कमेटी, ना तो वो कमेटी बनी है, ना उस पर कोई बात आगे बढ़ी है। बात जो मुख्य मांग थी आपकी वो वहीं की वहीं रह गई है। तो अभी आप क्या करने जा रहे हैं? जनता के बीच में जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, अपनी बात कहेंगे जनता को। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और किसानों का एक बड़ा वर्ग, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चूंकि चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है वहां पर किस तरह का माहौल है? जो किसान आंदोलन वहां से निकला और दिल्ली तक गया, उसका कुछ असर चुनावों पर दिखेगा? लोग क्वेश्चन तो करते हैं इनसे, सरकार वालों से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या सवाल करते हैं और क्या आपको? विकास का करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी का करते हैं, स्कूल का करते हैं, सड़कों का करते हैं, भ्रष्टाचार का करते हैं। जो चलान पहले 100-200 रुपए का कट जाता था, अब 2000 को 5000 का कटता है, ये करते हैं। बिजली महंगी है, उसका करते हैं। पश्चिमी यूपी गन्ना किसानों का हब है। यहाँ गन्ना किसानों का बकाया बड़ा मुद्दा है। जाटों का गुस्सा और गन्ने के बकाये का कॉकटेल लगातार यूपी के चुनावी बयार में तेजी से बह रहा है। योगी सरकार लगातार दावे कर रही है कि बीजेपी ने पिछली सरकारों से ज्यादा गन्ना का भुगतान किया, तो वहीं राकेश टिकैत ने सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। गरीब भूख से मरता था, किसान कर्ज के तले दब करके आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, व्यापारी से अवैध वसूली होती थी, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में अराजकता का वातावरण था, तो कोई निवेश करने भी नहीं आता था। अब तो पिछली सरकार का वार्षिक बजट जो प्रदेश का था वो मात्र 2 लाख करोड़ का था।
हमारी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए केवल किसान के खाते में डाल दिए। 1,56,000 करोड़ रुपए का तो गन्ना मूल्य का ही भुगतान हो गया है। लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसान को दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अलग से। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहले सरकारें क्यों नहीं देती थी? ये वृद्धजनों को पेंशन, वहाँ के कुछ वादे हुए थे, उनकी नौकरी के सवाल थे, क्योंकि उनके परिवार के लोग पूछते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में थे उनका मामला है, कुछ और इशू हैं, कुछ गन्ना भुगतान के इशू हैं। कितना भुगतान है? सरकार कह रही है कि हमने तो बहुत भुगतान कर दिया पिछली सरकारों से, कहीं ज्यादा। अरे पिछली सरकार से यही तोड़ जाने का काम करें भाई। 14 दिन में हमने जो गन्ना डाल दिया उसका पैसा दे दो। ये तो कानून में भी है। ये कानून हम यही तो चाह रहे हैं कि ये कर दो। अब आपने कितना दे दिया वो थोड़ा सवाल है। हमने जितना गन्ना डाला होगा उतना ही तो दिया होगा। जाट वोटर्स और जयंत चौधरी पर दिए गए अमित शाह के बयान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति जीत हार के लिए काफी मायने रख रही है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत के बयान भी तेजी से सुर्खियों में हैं, क्योंकि अब पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं। पहले चरण में सभी पार्टियों ने कैंडिडेट्स के नाम भी फाइनल कर दिए हैं। जाहिर है ऐसे में पश्चिमी यूपी से चुनाव की जो लहर उठेगी वो पूर्वांचल तक माहौल बनाएगी। लिहाजा कोई भी पार्टी जोखिम के मूड में नहीं है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही लखनऊ की गद्दी से दूर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मौजूदा दौर में किसी भी इंसान के लिए एक पहचान पत्र होना सबसे जरूरी है। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड या फिर आपका राशन कार्ड आपको तमाम तरह की सरकारी योजनाओं के लिए काम आ सकता है। और भारत में इन्हीं सब दस्तावेजों से इंसान के नाम और पते की पहचान होती है। लेकिन कमाठीपुरा में वेश्यावृत्ति का काम करने वाली महिलाओं के लिए उनकी पहचान बड़ी परेशानी है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार कमाठीपुरा में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं के पहचान के लिए काम करने वाली है। उनका राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाया जाएगा। इस मुहिम में कई एनजीओ भी काम कर रही हैं। गुमनामी की वो जिंदगी जिसकी कोई पहचान नहीं है। पिछले कई दशकों से मुंबई के रेड लाइट एरिया यानी कमाठीपुरा इलाके में वेश्यावृत्ति का व्यवसाय करने वाली इन औरतों को अब उम्मीद की किरण दिखी है। उन्हें उम्मीद है कि उनके जीवन में भी बदलाव होगा। हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों से आए मजबूरन जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली इन औरतों को अब जल्द ही उनकी पहचान मिल सकेगी। महाराष्ट्र सरकार अब जल्द ही इन औरतों का राशन कार्ड बनाने जा रही है, जिसके बाद इन्हें वो तमाम सरकारी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी, जिसके लिए ये पिछले कई सालों से वंचित थी। कि महाराष्ट्र सरकार ने जो एक कदम उठाया है हमारे जो बहनों के लिए कि उनके लिए भी रेशन कार्ड हो, क्योंकि जब वो लोग कहीं से आते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट लेके वो तैयारी के साथ नहीं आते, तो उनके पास कुछ भी होता नहीं है। तो पहले अगर जब हम बात करते हैं कि राशन कार्ड नहीं था तो कितनी दिक्कतें थी, तो बहुत बड़ी बात थी कि उनको वो बात मालूम ही नहीं थी कि एक रेशन कार्ड हमारे लिए भी है जो हमारे लिए एक बन सकता है, और वो अनाज के लिए होगा या कुछ आइडेंटिटी के लिए होगा। उनका अवेयरनेस करने का जो है, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ग्रास रूट पे जाती है, उनको अवेयर की है कि वो एक क्या है, रेशन कार्ड आपके किस काम में आएगा, बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत सारे पेपर्स नहीं लगेंगे, बहुत धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो ये सब अवेयरनेस करने के बाद उनका हम लोग जिस तरीके से रेशन कार्ड बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको काफ़ी उससे मदद मिल रही है। मुंबई में सेक्स वर्कर्स के लिए काम करने वाली संस्था AAWC की फील्ड डायरेक्टर पूनम बताती हैं कि उनकी संस्था मुंबई के कमाठीपुरा समेत कई रेड लाइट एरिया में करीब 20 सालों से काम कर रही हैं और इन सेक्स वर्कर्स की तमाम परेशानियों को उन्होंने देखा है। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी इनका पहचान पत्र। मुंबई में रहने वाले किसी भी शख्स का अगर राशन कार्ड ना हो तो उसे तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में दिक्कत होती है।
जिसका सबसे ज्यादा महत्व देखने को मिला इस कोरोना काल में। सेक्स वर्कर्स का कोई पहचान पत्र न होने की वजह से सरकारी मदद भी मिलने में मुश्किल आ रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने वही सब कुछ सोचते हुए उनको एक लाभार्थी करके एक राशन कार्ड दिया गया है, ना कि वो जो ऑरेंज एंड के जो येलो कलर का जो राशन कार्ड होता है वो उनको नहीं दिया जा रहा है। ये सिर्फ अनाज के लिए है। एंड अगर कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है कुछ जगहों पे तो वो डॉक्यूमेंट के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। पर इनका जो राशन कार्ड है उसमें कुछ लिखा नहीं जाता है कि ये सेक्स वर्कर है, पर उनका एक अलग कलर का राशन कार्ड बनाया गया है। जैसे कि जो लोगों के पास घर नहीं होता है, जैसे हम बेघर की बात करते हैं, जिस प्रकार से उनको राशन कार्ड दिया जाता है वैसा ही राशन कार्ड हमारी इन बहनों के लिए बनाया जाता है। मुंबई की सड़कों पर वैश्यावृत्ति का काम करने वाली महिलाओं ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अब इनको पहचान मिल सकती है, राशन कार्ड और आधार कार्ड बन सकता है, जिससे इन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। राशन कार्ड बनने के बाद इनका आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बन सकेंगे। ये बताइए कि सरकार जो है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार राशन कार्ड बनाने जा रही है तमाम जो सेक्स गर्ल जो है बात करती है, किस तरीके से इस कदम को देखती हैं? क्या राशन कार्ड बन जाने से आपकी पहचान होगी, क्योंकि आधार कार्ड बन जाएगा उसके पास सुविधा होगा, हमको राशन मिलेगी फ्री मुफ्त पे और प्लस हमारा पहचान होगा एक क्या अलग तरीके से। हमारा कोई पहचान पत्र नहीं है, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे कुछ प्रूफ नहीं है, तो वो प्रूफ बन जाएगा। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका जो हमारे को बना के देंगे। अच्छा, कितनी तकलीफें आई थी अगर लॉकडाउन की बात करें, क्योंकि पहली दूसरी लहर आई थी, लोगों को जिनके पास आधार कार्ड था उन्हीं को ही राशन मिल रहा था, तो कितनी तकलीफें आई थी आपको? राशन मिलेगा, हम लोग का पैसा पानी नहीं, इसलिए राशन फ्री में मिलेगा, खाएगा हम लोग। हाँ। लेकिन अब राशन कार्ड बनने से आपको लगता है कि आधार कार्ड बनेगा, आपकी पहचान होगी, आपके नाम का कार्ड होगा, आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, हर चीज मिलेगा। खुश है इस फैसले से? हाँ, खुश है। जाहिर है किसी भी इंसान के लिए पहचान पत्र होना सबसे जरूरी है और अब महाराष्ट्र सरकार की इस पहल से कमाठीपुरा की इन महिलाओं को पहचान मिलेगी, उनको उनका हक मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भय्यूजी महाराज सुसाइड केस में 3 साल बाद फैसला आ गया है। इंदौर जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद को दोषी ठहराया है। तीनों को 6-6 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। पहले ही ये तीनों 1105 दिन जेल में रह चुके हैं, यानी आधी सजा पहले ही काट चुके हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ 3 साल और जेल में रहना होगा। फैसले में दर्ज बयानों में खुलासा हुआ है कि शिष्या पलक की एंट्री भय्यू महाराज की जिंदगी में बहुत पहले हो गई थी, तब पहली पत्नी में जिंदा थी। उनकी पत्नी की मौत के बाद सबसे पहला शक महाराज की बहन को हुआ था, लेकिन महाराज ये कहकर रह गए कि मैं फंस गया हूं, निकलना चाहता हूं। यह भी खुलासा हुआ कि पलक महाराज का बाथरूम, बेडरूम तक शेयर करती थी। भय्यूजी महाराज सुसाइड केस में फैसला आ गया है। संत का बेडरूम शेयर करने वाली शिष्या पलक, सेवादार विनायक और शरद को 6-6 साल की सजा सुनाई गई है। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ और आगे बढ़ें उससे पहले फटाफट अंदाज में 50 खबरें। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयंत चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव के पास विजन और अनुभव दोनों, पूरी यूपी में अखिलेश यादव की ही धूम है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें पहले अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी के हर वादे को झूठा बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी काला कानून यूपी में लागू नहीं होने देंगे, यह चुनाव किसानों, नौजवानों के भविष्य का है। पीएम मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड गए, जहां पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम ने एनसीसी की टुकड़ियों के मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम ने कहा, इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जब एक युवा देश इस तरह के किसी ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनता है तो उसके उत्सव में एक अलग ही उत्साह दिखता है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं कभी आपकी तरह ही एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा।
मुझे एनसीसी से जो सीखने को मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उससे असीम ताकत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया महाराष्ट्र के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन, दिया असंवैधानिक करार। बता दें कि मानसून सत्र में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामे के चलते निलंबित हुए थे विधायक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ मानसून सत्र के दौरान हो सकते हैं निलंबित। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण के मानकों में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने पहले के फैसलों में जो आरक्षण के पैमाने तय किए उनमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आंकड़े की नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले राज्य सरकारों को आंकड़ों के जरिए साबित करना होगा कि SC/ST को प्रतिनिधित्व जो है वो कम मिला। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 91 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से टिकट, शिलामणि त्रिपाठी देवरिया से लड़ेंगे चुनाव। RRB NTPC परीक्षा को बुलाए गए। बिहार बंद के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन। हाजीपुर में गांधी सेतु पुल पर RJD के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। वहीं समस्तीपुर में छात्रों ने रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर विरोध किया। बिहार बंद में कई राजनीतिक दलों ने भी दिया समर्थन। पटना में भी RJD और जैप कार्यकर्ता कई जगहों पर उतरे और सड़क पर आगजनी की और आवागमन रोका। खान सर ने छात्रों से की अपील, कहा कि वे किसी भी हाल में बिहार बंद का समर्थन न करें। सीएम योगी ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी, हम जीत के ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। सीएम योगी के ट्वीट के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, यूपी में 2.5 महीने तक रहेगा जिन्ना का जन, 10 मार्च के बाद जिन्ना का मुद्दा खत्म हो जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने फिल्लौर में जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी और बादल परिवार पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब को रेत चोर नहीं, ईमानदार सीएम चाहिए। कटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारे में टेका माथा, कहा यह चुनाव काम बनाम कारनामों का है। हरिद्वार की लक्सर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने किया नामांकन, का केंद्र की सरकार ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने जनता से किया वादा, सत्ता में आने पर स्वच्छ और स्वस्थ पानी देंगे, RO का 25 लीटर पानी हर घर को मिलेगा। गंगोत्री से आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने किया नामांकन। इस दौरान महिलाओं ने कर्नल कोठियाल का तिलक लगाकर किया स्वागत। रायपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट ने किया नामांकन। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान है, महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। हरिद्वार में जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। मसूरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी ने भरा नामांकन। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि क्षेत्र का विकास करना प्राथमिकता, बीजेपी के फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बदायूं में कांग्रेस महिला प्रत्याशी ने टिकट वापसी का किया ऐलान। जिला अध्यक्ष द्वारा चरित्र पर उंगली उठाने से नाराज है महिला प्रत्याशी फरहान नईम। गुरदासपुर में BSF और पाकिस्तानी तस्करों के बीच मुठभेड़ में BSF का एक जवान जख्मी, मौके से भारी मात्रा में हेरोइन और हथियार बरामद। यूपी चुनाव में बीजेपी दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर प्रचार करेंगे अमित शाह। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,51,209 नए केस आए सामने। 627 लोगों की मौत और 3,47,443 लोग ठीक हुए। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,05,611 हुई। इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4,92,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के 4,044 नए मामले, 25 लोगों ने गंवाई जान। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,645 नए मामले, 19 लोगों की गई जान। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना के 2,064 नए मामले। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 13,000 से ज्यादा, 591 लोगों की अभी तक मौत। यूपी में 6 फरवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। ACS अवनीश अवस्थी ने जारी किए निर्देश। पंजाब कांग्रेस में बगावत। पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह बोले, सीएम चन्नी ने टिकट कटवाया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने भी दिया इस्तीफा।
दिल्ली के हिरणकी इलाके में 3 युवकों ने एक युवक पर बरसाई गोलियां, युवक की मौके पर मौत, जांच जारी। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। पेपरलेस के रूप में पेश होगा केंद्रीय बजट। मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगा पूरा बजट। नागपुर के मनकापुर में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के ठाणे में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग, थोड़ी देर में ही 3 गोदाम में आग फैल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की हुई रिहर्सल। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाएगी टीएमसी। ममता बनर्जी संग पार्टी सांसदों के साथ बैठक में हुआ फैसला। फतेहपुर में टिकट कटने की अफवाह से बीजेपी विधायक करण सिंह पटेल को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में हुए भर्ती। लखनऊ में एक व्यक्ति का शव मिला, स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मौके से बाइक बरामद की। सपा के गढ़ इटावा में बगावत, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कुलदीप गुप्ता संटू ने सपा से दिया इस्तीफा, थामा बीएसपी का हाथ। पंजाब लोक कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। गिद्दड़बाहा से ओम प्रकाश बब्बर को दिया गया टिकट। पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 3 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। सिद्धू के खिलाफ पूर्व आईएएस जगमोहन सिंह राजू को दिया गया टिकट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस नेताओं ने सीडीएस विपिन रावत को कहा था गली का गुंडा। बकरी ने बचाई बाज के हमले से मुर्गे की जान, वीडियो हुआ वायरल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं। 1 फरवरी को साल 2022-23 का आम बजट पेश किया जाएगा, जिसे लेकर महिलाओं को खासा उम्मीदें हैं। महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, उनकी सरकार से डिमांड क्या है, और घरेलू महिलाओं से लेकर कामकाजी और हर एक क्षेत्र से जुड़ी महिला इस बार बजट को लेकर वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें लगाए बैठी हैं, ये रिपोर्ट देखिए। देश के विकास में महिलाओं का योगदान कम नहीं है। वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। घर परिवार से लेकर हर तरह के किरदार को बखूबी निभा रही हैं। अब जब मोदी सरकार अपना एक और बजट पेश करने जा रही है, तो महिलाओं को सरकार से कई उम्मीदें हैं। महिला गृहिणी हो, वर्किंग हो, उसकी सरकार से कई मांगे हैं। सबसे पहले वर्किंग वुमन की बात करें तो महिलाएं चाहती हैं कि इस बार के बजट में उनके लिए टैक्स स्लैब में 5.50 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी जाए, जिससे उनके पास टैक्स बचाने की ज्यादा संभावना रहे। सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या सोचें, किस तरह का बजट होगा ये? हमें मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस साल जो नया बजट आएगा वो हमारा किचन फ्रेंडली रहेगा, यानी हमारे सिलेंडर्स के दाम थोड़े से घटने चाहिए, और अगर हमें बाहर जाना है तो पेट्रोल डीजल के दाम भी थोड़े घटने चाहिए। हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि मोदी जी हम गृहिणियों की बात को सुनेंगे और उस हिसाब से हमारे लिए बजट देंगे। जी, आप क्या सोचती हैं, किस तरह का ये बजट होगा आपकी? यही कि ये पेट्रोल डीजल का तो मामला है ही, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट है से जुड़ा हुआ है। तो आपका ग्रोसरी आइटम हो या कपड़े हो, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से ही है। तो जो जितने परसेंटेज पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारे ऊपर आ रहे हैं। सिलेंडर का भी है तो आपको 100, 200, 50 ऐसे ही रेट बढ़ रहे हैं। तो टैक्स, जीएसटी, ये सब चीज़ पे ध्यान देते हुए अगर वो बजट कम करेंगे तो हर लेवल के लोग हैं, बड़े छोटे बजट में, तो सब अपना बैलेंस बना के चलेंगे। बता दें कि मौजूदा टैक्स स्लैब में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कोई अलग छूट नहीं मिलती है। इस समय महिलाओं को इनकम टैक्स में अलग से कोई छूट नहीं दी जाती। साल 2012 से पहले महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा छूट मिलती थी, लेकिन 2012-13 में वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी ने महिलाओं और पुरुषों के बीच छूट का अंतर खत्म कर दिया।
उससे पहले पुरुषों की 1,60,000 तक की सालाना आय टैक्स फ्री थी और महिलाओं को 1,90,000 रुपए की सालाना आय, यानी 10 साल पहले महिलाओं को आयकर में 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलती थी। अभी तो फिलहाल बजट जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो रही हैं। हम चाहते हैं कि आगे और महंगी ना हो, सुचारू रूप से चलता रहे, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो और चाहे गैस सिलेंडर हो। सारी चीज़ें जो महंगी हो रही है वो तो थम ही रहे। हम कम नहीं कर सकते लेकिन उसको बढ़ाए भी ना नई सरकार हमारी। जी बिल्कुल, आप इसके लेकर क्या सोच रही हैं? वही सोच रहे हैं भैया जो ये सब सोच रही हैं। महंगाई तो बढ़ी ही है, जान ही रहे हैं और गृहिणी जो है भाई, किचन है, हर एक चीज़ है, महंगाई है, तेल है, सभी अब 250 रुपया किलो जो है सरसों का तेल है। तो गृहिणियों के लिए तो ये सब महंगाई ज़्यादा ना मायने रखेगी भैया। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि आने वाला जो है हर एक चीज़ है अपने लिमिट में भाई करे सब, कि कोई दिक्कत ना हो। अमीरों को तो भाई चल जाता है लेकिन गरीब लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारा कहना ये है कि भाई इस बार का बजट जो है सही रखे। कामकाजी महिलाओं की सरकार से एक और डिमांड है। बता दें, फिलहाल 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को मिलता है, चाहे महिला हो या पुरुष। महिलाओं की मांग है कि इसकी सीमा भी उनके लिए बढ़ाकर 75,000 रुपए की जानी चाहिए, जिससे उन्हें 25,000 रुपए का फायदा स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिल जाए। कोरोना काल में हर कोई प्रभावित हुआ है, लेकिन महिलाओं की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ी, क्योंकि कोरोना काल में महिलाओं पर 3 गुना बोझ पड़ा। वर्किंग वुमेन पर ऑफिस का काम, घर का काम और बच्चों की पढ़ाई का तिहरा बोझ पड़ा, जिसका जिक्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अपने गणतंत्र दिवस भाषण में कर चुके हैं। सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहा है। हमारी बेटियों ने परंपरागत सीमाओं को पार किया है और अब नए क्षेत्रों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की सुविधा आरंभ हो गई है। साथ ही सैनिक स्कूलों तथा सुप्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी से महिलाओं के आने का मार्ग प्रशस्त होने से सेनाओं की टैलेंट पाइपलाइन तो समृद्ध होगी ही, हमारे सशस्त्र बलों को बेहतर जेंडर बैलेंस का लाभ भी मिलेगा। कोरोना काल में महिलाओं के सामने आर्थिक चुनौतियां काफी बढ़ी हैं, इसलिए वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कुछ खास रियायतों की उम्मीद कर रही हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना से करीब 5 लाख लोगों की जान गई और करीब 4 करोड़ लोग संक्रमित हुए। अस्पताल पहुंचे लोगों के इलाज में काफी पैसे लगे। मेडिक्लेम पॉलिसी की बात करें तो फिलहाल 25,000 रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम को टैक्स से छूट मिलती है, जिसमें कोरोना कवर नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए तक किया जा सकता है और इसमें कोरोना को भी कवर किया जा सकता है। महिलाओं को इसमें 25,000 और यानी कुल 75,000 रुपए की छूट मिल सकती है। बजट में थोड़ा सा कमी सरकार को करनी चाहिए। जैसे हम लोग गृहिणियाँ हैं तो घरेलू खाने पीने की चीज़, कपड़ा उद्योग, ये सब से थोड़ी जीएसटी कम करनी चाहिए सरकार को, और बाकी तो सब ठीक ही है, क्या करना। जी आप बताएं, इसमें आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सिंधु सिंह है, स्वास्थ्य गार्डनिया में रहती हूँ। सिर्फ बजट को लेकर के एक मतलब मोदी से रिक्वेस्ट है कि मतलब हम सभी को, तो जितने भी हम लोग चाहे अमीर हो या गरीब हो, सारी जनता को मतलब कि सिलेंडर के दाम हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाइयाँ हो, चाहे सराफा बाज़ार हो, चाहे मतलब कपड़े के दुकान, मतलब सारी चीज़ें पर मतलब है कि उसको सस्ता कर दें। और जो जीएसटी बहुत ज़्यादा टैक्स जो लग रहे हैं, टैक्स को कम कर दें, जीएसटी घटा दें, बस यही है सरकार। हर महिला का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन महंगाई जिस तरह से आसमान पर है, ऐसा हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ लोग अपने इस सपने को होम लोन से पूरा करते हैं, जिस पर सरकार कुछ छूट भी देती है। मौजूदा समय में सरकार हर साल चुकाए गए लोन में 2 लाख तक इनकम छूट देती है। महिलाओं के लिए इसे 2.5 लाख रुपए तक करने की उम्मीद है। टैक्स एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सरकार अगर ऐसा करती है तो कोरोना की वजह से सुस्त पड़े रियल मार्केट में भी थोड़ी जान आ सकती है। बजट तो उम्मीद क्या की जाए, इतनी महंगाई है हर तरफ, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। स्पेशली विमेंस के लिए तो गैस सिलेंडर, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में कुछ ऐसा है कि महंगाई कम हो,
गैस सिलेंडर के दाम कम हो और भी चीज़ें सब्जियां वगैरह इतनी महंगी हैं, उन चीज़ों में थोड़ा सा कमी आए, ऐसा ही बजट बने, बस यही उम्मीद है। इसके अलावा अभी इनकम टैक्स में पीपीएफ, ईपीएफ और होम लोन के मूलधन और जीवन बीमा सब पर धारा 80C के तहत कुल 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। सरकार इस साल जीवन बीमा को 80C से बाहर रखकर उस पर अलग से 50,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। इसमें महिलाओं को 25,000 रुपए के अतिरिक्त यानी कुल 75,000 रुपए की छूट मिल सकती है। लेकर किस तरह की क्या अपेक्षा करती है? मुझे लग रहा है बजट आने वाला है तो अपेक्षा हर बार रहती है जनता की, और इस बार अगर महिलाओं के तर्ज से बोलूं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं घरेलू उत्पादों में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी की दरें भी 1 जनवरी के बाद से बढ़ी हैं। तो अगर देखा जाए तो जीएसटी की दरों में भी थोड़ी राहत देनी चाहिए। अगर हम एमएसएमई सेक्टर्स को देखें तो पिछली बार भी अपेक्षा लगाई जा रही थी कि एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार कुछ बड़ा करने वाली, कुछ अच्छा जो बजट लेके आएगी, लेकिन ऐसा कुछ खास बजट में देखा नहीं गया था। बहुत चीजों में, बहुत सेक्टर्स में देखा गया था। एमएसएमई की बात करें तो उससे भी रोजगार उत्पन्न होता है, लोगों ने लोन भी लिए हुए हैं, रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। कोविड के चलते भी हमने देखा था कितनी परेशानियां हुई थी। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए हो सकता है सरकार को कुछ अच्छा करना चाहिए और करे सरकार। साथ ही साथ जीएसटी की जो दरें बढ़ी हैं, कपड़ों पर महंगाई हुई है, और अगर हम बात करें हमारे रिचार्ज, बिल पेमेंट्स वगैरह बढ़ गए हैं तो उस पर थोड़ी राहत देनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर घरेलू उत्पादों की बात करें तो दिन पर दिन जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी को लेकर महिलाओं का जो बजट है वो बिगड़ सा गया है, तो उस पर भी राहत सरकार को देनी चाहिए। गृहिणियों की बात करें तो बढ़ती महंगाई से सबसे ज्यादा असर उनके घरेलू बजट पर पड़ा है। गैस सिलेंडर के दाम से लेकर घर में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। सब्जी और फलों के दाम हर महीने बढ़ते हैं। ऐसे में गृहिणी का घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। खास तौर पर मिडिल क्लास परिवारों के लिए घर का बजट संभालना एक चुनौती से कम नहीं है। केंद्र सरकार ने हमारी रसोई गैस के सिलेंडरों का बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा दिया है, और दालें, सब्जियां, राशन का हर एक सामान बहुत महंगा कर दिया है। केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि हमें इन चीज़ों में राहत दे। रसोई का हर एक सामान बहुत महंगा है, कृपा करके इनके दाम घटाए जाएं। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना काल से पहले 1 महीने का राशन जो 5 से 10,000 रुपए में आ जाता था, अब उसके लिए 15 से 20,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सरसों के तेल से लेकर मसाले, दाल, चावल और रसोई में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऊपर से बिजली पानी का खर्चा भी बढ़ा है। ऐसे में गृहिणियों की मांग है कि बजट में महंगाई को लेकर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे कि मिडिल क्लास को कुछ राहत मिल सके। बजट में आम आदमी का, जनता का ख्याल रखना चाहिए अधिक से अधिक, जिससे जनता अधिक त्रस्त न होने पाए। क्योंकि इधर जो कोविड केस था, कोविड केस के अंदर में काफ़ी लोग दुखी हुए, और कोविड केस में व्यापारी संघ, ये संघ, जो भी संघ है, सारे काफ़ी लोग तक रहे। तो व्यापारियों को हिसाब से देखते हुए कुछ बजट में लाभान्वित बनाना चाहिए। महिलाओं का ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई काम किए हैं, लेकिन आज भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। बता दें, पिछले साल के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए एक ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को सभी क्षेत्र में काम करने की अनुमति और महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी काम करने की छूट दी थी, जिसे लेकर सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की बात भी कही थी। लेकिन आज भी महिलाएं रात में काम करने से कतराती हैं। सबसे ज्यादा उनके घर परिवार के लोग दहशत में रहते हैं। महिलाएं जॉब कर रही है, महिलाएं घर संभाल रही हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने खुद का रोजगार शुरू करना चाहती हैं, उसके लिए कई चुनौतियां उसे देखने को मिलती हैं। ऐसे में महिलाओं की मांग है कि जो महिलाएं बिजनेस वर्ल्ड में कूदती हैं, उन्हें टैक्स में विशेष छूट दी जानी चाहिए। महिला यदि अपने रोजगार के लिए कोई लोन लेती है तो उसे लोन में भी छूट दी जानी चाहिए। बजट देश के और जनता के हित में होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि मोदी जी बहुत समझदार प्रधानमंत्री हैं। वो जो कुछ भी करेंगे देश हित में और जनता के हित में ही करेंगे। महिलाओं की बजट को लेकर कई डिमांड है, कई मांगे हैं। सरकार कितनी मांगे पूरी करती है, कितनी अधूरी छोड़ती है, देखना होगा, क्योंकि वित्त मंत्री खुद महिला हैं। ऐसे में महिलाओं को आशा है कि उनकी आशाएं जरूर पूरी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र की सियासत में आज बड़ा दिन रहा। महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी बड़ा दिन था, क्योंकि 12 विधायकों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली।
सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के अनिश्चितकालीन निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया है। दरअसल पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। ये विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे। विधायकों के निलंबन पर सुप्रीम फैसला। बीजेपी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के अनिश्चितकालीन निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना फैसला बताते हुए रद्द कर दिया है। दरअसल पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। ये विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है जिसमें हंगामा हुआ था। में तिरंगा फहराया क्योंकि जनतंत्र की बहुत बड़ी विजय हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपने निर्णय में विधानसभा के रिजोल्यूशन के बारे में कहते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, आर्बिट्ररी इस प्रकार को शब्दों का उपयोग किया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है ऐसे आर्टिफिशियल पद्धति से आप करने जाएंगे तो कल आप 40 एमएलए को 2 वर्ष के लिए निलंबित करेंगे तो जनतंत्र ही खतरे में आएगा और इसके लिए आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हुआ है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। इसके लिए हमने जनतंत्र की जीत हुई है, इसलिए तिरंगा ध्वज, भारत का ध्वज हमने लहराया और आप भी लोगों को अपना आवाज विधानसभा में मेरे माध्यम से फिर से एक बार बुलंद करने को मिलेगा, इसके लिए लोगों में और मेरे को खुशी है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, कल मुजफ्फरनगर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह करीब 11 बजे मतदाता संवाद करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह मुजफ्फरनगर में जनसंपर्क भी करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे देवबंद में जनसंपर्क करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो अमित शाह कल मुजफ्फरनगर में होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने के लिए लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक और देश के गृह मंत्री अमित शाह लगे हुए हैं। आज उन्होंने उत्तराखंड का भी मोर्चा संभाला और एक बार फिर से कल मुजफ्फरनगर में वो मौजूद होंगे और बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर आ रहे हैं। कल 11 बजे उनका पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उड़न खटोला उतरेगा और उसके बाद वे वृंदावन गार्डन में सदर विधानसभा प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल के लिए चुनाव प्रचार की एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जनपद मुजफ्फरनगर के रजतस्थली स्ट्रीट चौक पर स्थित वयस्तम बाजार, भगत सिंह रोड पर व्यापारियों की दुकानों पर जाकर अपने प्रत्याशी के लिए वो वोट मांगेंगे और 5 साल के विकास कार्यों के बारे में बताएंगे। लगातार गृह मंत्री अमित शाह हर जनपद के अंदर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कन्वेंसिंग कर रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पवन अग्रवाल, न्यूज इंडिया, मुजफ्फरनगर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।